पिछले 150 साल से एक ही कहानी सुनाई जा रही है। लेकिन क्या हो अगर वो कहानी अधूरी हो या शायद गलत हो? अगर इंसान वाकई बंदर से इवॉल्व हुआ है तो वो आधा इंसान आज तक मिला क्यों नहीं? वो बीच की नस्लें कहाँ हैं? साइंस ने हमें जवाब दिए, लेकिन कुछ ऐसे सवाल भी छुपाए जिनसे पूरी कहानी बदल सकती है। जमीन के नीचे दबे हुए फॉसिल्स और डीएनए के अंदर छुपा हुआ कोड एक ऐसी कहानी सुना रहा है जो बायोलॉजी की टेक्स्ट बुक्स में नहीं मिलती। क्या वाकई हम इंसान मिट्टी का एक एक्सीडेंट हैं या फिर किसी अजीम प्लान का हिस्सा? एक थ्योरी, लाखों सवाल और सबसे बड़ा राज, हम असल में हैं क्या? अगर एवोल्यूशन सच है तो उसके सबूत इतने कमज़ोर क्यों हैं? हर इंसान कभी ना कभी ये ज़रूर सोचता है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। लेकिन क्या साइंस के पास इसका जवाब है? इमेजिन कीजिए आप ज़मीन के नीचे एक ऐसी चीज़ ढूंढ रहे हैं जो डार्विन की पूरी थ्योरी को साबित कर सके, लेकिन वो कभी मिलती ही नहीं। एवोल्यूशन, डीएनए, कॉन्शियसनेस, तीनों ऐसे राज जो आज भी साइंस को चैलेंज कर रहे हैं और शायद आपको भी। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही सवालों के साथ ये जानने की कोशिश करेंगे कि डार्विन की ये थ्योरी कहाँ तक सही या गलत है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंसानी हिस्ट्री का सबसे बड़ा सवाल, हम कौन हैं और कहां से आए हैं, ये आज भी बहुत से लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग मिस्ट्री बना हुआ है। पिछले 150 साल से दुनिया को ये बताया गया कि चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ने इस राज को सॉल्व कर दिया है। हमें ये बताया गया कि मिट्टी से शुरू होने वाली ये लाइफ मिलियंस ऑफ ईयर्स के एक्सीडेंट से गुजरती हुई, यानी एवोल्यूशन से गुजरती हुई, पहले एक सिंगल सेल बनी, फिर एक मछली, फिर रेप्टाइल्स यानी रेंगने वाले जानवर, और आखिरकार एक एप लाइक क्रिएचर यानी बंदर नुमा मखलूक से होती हुई इंसान तक पहुंची। लेकिन क्या ये कहानी इतनी सिंपल है जितनी ये हमारी बायोलॉजी की टेक्स्ट बुक्स में नजर आती है? चलिए देखते हैं। अगर हम गौर से देखें तो साइंस की इस इमारत में बड़े बड़े सुराख नजर आते हैं। डार्विन ने जब अपनी किताब लिखी थी तब उसने ये उम्मीद जताई थी कि आने वाले वक्त में हजारों ऐसी बीच की नस्लें मिलेंगी जो बंदर और इंसान के बीच की कड़ी होंगी। मिसाल के तौर पर अगर इंसान धीरे धीरे इवॉल्व हुआ तो हमें ऐसे हजारों ढांचे मिलने चाहिए थे जिनमें आधा हाथ और पैर हो, या जिनका जबड़ा बंदर और इंसान के बिल्कुल बीच की हालत में हो, यानी न बंदर का हो न इंसान का हो, उन दोनों के बीच की हालत का हो। हमें मिलने चाहिए थे ऐसे ट्रांजिशन फॉसिल्स जो ये दिखाते कि कब एक रीढ़ की हड्डी ने झुकने से सीधा होना शुरू किया। मगर रियलिटी ये है कि आज डार्विन की थ्योरी के 150 साल गुजरने के बाद भी सबूतों का वो कब्रिस्तान आज भी खामोश है। हमें या तो एप लाइक यानी बंदर नुमा मखलूक के कंप्लीट फॉसिल्स मिलते हैं या मुकम्मल इंसान यानी होमो सेपियंस। हमें वो आधा इंसान और बंदर नहीं मिलता, और ना ये पता चलता कि बंदर की पूंछ एवोल्यूशन के कौन से स्टेज पर गायब हुई। ये सब कुछ बस एक थ्योरी है, एक अंदाजा है। साइंस कहती है कि एवोल्यूशन एक इंतहाई स्लो प्रोसेस है, और अगर ऐसा है तो हर नस्ल को दूसरी नस्ल में बदलने के लिए हजारों ऐसे स्टेजेस से गुजरना चाहिए था। मिसाल के तौर पर एक जानवर के पैर यानी टांगे धीरे धीरे पर में बदल रही हो, विंग्स में बदल रही हो। मगर हैरत की बात यह है कि फॉसिल रिकॉर्ड में अचानक एक नई क्रिएशन पूरी तरह फंक्शनल हालत में सामने आती है, और इस अचानक सामने आने को साइंस कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन जैसे अल्फाज से छुपाती तो है मगर समझा नहीं पाती। और यहाँ से शुरू होता है वो शक जो सिर्फ मजहब का नहीं है बल्कि साइंस के उन समझदार दिमागों का है जो सवाल करते हैं कि क्या वाकई रैंडम म्यूटेशंस इतनी खूबसूरत और कॉम्प्लेक्स दुनिया बना सकते हैं, या हम किसी ऐसे प्रोसेस को फैक्ट मान रहे हैं जो सिर्फ एक फर्जी कहानी है, एक नरेटिव है। जब हम इंसानी दिमाग की बात करते हैं तो एवोल्यूशन की थ्योरी बिल्कुल दीवार से जा लगती है। बंदर और इंसान के दिमाग में जो फर्क है वो सिर्फ साइज का नहीं है बल्कि कॉन्शियसनेस का भी है। एक बंदर केला खा सकता है, पत्थर फेंक सकता है, लेकिन वो कभी सितारों को देखकर ये नहीं सोचता कि मैं कौन हूँ। ये सवाल करने की सलाहियत एवोल्यूशन के किस मोड़ पर पैदा हुई, इसका जवाब किसी लैब में नहीं मिलता। डार्विन ने खुद कहा था कि अगर इर्रिड्यूसिबल कॉम्प्लेक्सिटी यानी ऐसी चीज जो छोटे हिस्सों में ना बांटी जा सके साबित हो जाए तो मेरी थ्योरी तबाह हो जाएगी। और आज हम दिमाग और सेल के अंदर ऐसी ही कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। दुनिया भर में खुदाई हुई, मिलियंस ऑफ फॉसिल्स मिले, लेकिन मिसिंग लिंक आज भी मिसिंग है, यानी बीच की नस्लें आज भी मिसिंग हैं। जो फॉसिल्स मिलते हैं वो या तो पूरे बंदर की नस्ल से हैं या होमो सेपियंस यानी इंसान।
जानवरों से इंसान तक का फासला सिर्फ जिस्म का नहीं है, यानी सिर्फ बॉडी का नहीं है, शऊर का भी है, कॉन्शियसनेस का भी है। और साइंस आज तक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस को भी डिफाइन नहीं कर सकी, यानी हमारे एहसासात, हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस को डिफाइन नहीं कर सकी। साइंस की दुनिया में एक पुरानी कहावत है कि इंफॉर्मेशन कैन नॉट अराइज फ्रॉम केओस, यानी इंफॉर्मेशन कभी भी बिना किसी ऑर्डर या प्लानिंग के पैदा नहीं होती। तो जब हम एवोल्यूशन की बात कर रहे होते हैं तो हम सिर्फ हड्डियों और बॉडी की बात नहीं कर रहे होते, बल्कि हम उस कोड की बात कर रहे होते हैं जो हमारे हर सेल के अंदर छुपा है, और इसे हम डीएनए कहते हैं। डार्विन के दौर में साइंटिस्ट समझते थे कि सेल सिर्फ एक प्रोटोप्लाज्मिक ग्लोब्यूल है, यानी मिट्टी और पानी का एक सादा सा बुलबुला। लेकिन आज की माइक्रोबायोलॉजी ने इंसान को हैरान कर दिया है। एक इंसानी सेल के अंदर इतना डेटा मौजूद है जो हजारों किताबों को भर सकता है। तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक इंतहाई कॉम्प्लेक्स डिजिटल कोड है। डीएनए सिर्फ एक केमिकल नहीं है, ये एक जुबान है, एक लैंग्वेज है, और इन्हें समझने के लिए हमने इन्हें कुछ लेटर्स में बांट रखा है, ए, सी, जी और टी। एडनिन, साइटोसिन, ग्वानिन एंड थाइमिन। इन चारों वर्ड्स की अरेंजमेंट ही तय करती है कि आपकी आंखों का रंग क्या होगा, आपका कद कितना होगा, आपका दिमाग कैसे काम करेगा। और दुनिया का बड़े से बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी आपको बताएगा कि कोई भी कोड, चाहे वो विंडोज का हो या एंड्रॉइड का, अपने आप नहीं लिखा जा सकता। उसे लिखने के लिए एक इंटेलिजेंस की जरूरत होती है। तो फिर इंसानी डीएनए, जो दुनिया के हर सुपर कंप्यूटर से ज्यादा एडवांस है, वो लाखों साल के ब्लाइंड एवोल्यूशन का नतीजा कैसे बन गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक कीबोर्ड पर बंदर को बिठा दें और वो करोड़ों साल तक बटन्स दबाता रहे, तो क्या उम्मीद है कि वो शेक्सपियर की कोई किताब लिख देगा? और साइंस कहती है कि डीएनए का इत्तेफाक से बनना इससे भी ज्यादा नामुमकिन है। एवोल्यूशन का पूरा दारोमदार म्यूटेशंस पर है। साइंस कहती है कि डीएनए में गलती से बदलाव आता है, और अगर वो बदलाव फायदेमंद हो तो नई स्पीशीज बनती है। लेकिन रियलिटी में 99% म्यूटेशंस नुकसानदेह साबित होती हैं। वो बीमारियां पैदा करती हैं, कोई नई क्रिएशन नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पुराने मोटर बाइक के इंजन पर आप हथौड़ा मारते रहें, तो इस बात के कितने चांसेस हैं कि वो इंजन फरारी का इंजन बन जाए? ज्यादातर चांसेस यही हैं कि वो इंजन हथौड़ा मारने से हमेशा के लिए खराब हो जाएगा। और यहाँ साइंस एक ऐसी दलदल में फंस जाती है जिसे द प्रोटीन प्रॉब्लम कहते हैं। डीएनए को काम करने के लिए प्रोटीन्स की जरूरत होती है, लेकिन प्रोटीन्स बनाने का इंस्ट्रक्शन खुद डीएनए के अंदर होता है। यानी डीएनए के बगैर प्रोटीन नहीं बन सकता, और प्रोटीन के बगैर डीएनए काम नहीं कर सकता। तो दोनों को एक ही वक्त में एक ही जगह पर मौजूद होना चाहिए ताकि जिंदगी शुरू हो सके। और ये मुर्गी और अंडे का ऐसा सवाल है जिसका जवाब एवोल्यूशन के पास नहीं है। ये इशारा करता है कि जिंदगी इवॉल्व नहीं हुई, बल्कि एक कंप्लीट सिस्टम की तरह क्रिएट की गई है। बिल गेट्स ने एक बार कहा था, डीएनए इज लाइक ए कंप्यूटर प्रोग्राम बट फार फार मोर एडवांस देन एनी सॉफ्टवेयर एवर क्रिएटेड। यानी डीएनए एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह है, लेकिन ये किसी भी इंसान के बनाए हुए सॉफ्टवेयर से कहीं ज्यादा एडवांस और कॉम्प्लेक्स है। तो अगर सॉफ्टवेयर के लिए प्रोग्रामर चाहिए तो डीएनए के लिए क्यों नहीं? देखिए, जिंदगी की शुरुआत यानी ओरिजिन ऑफ लाइफ को एवोल्यूशन समझा ही नहीं पाता, क्योंकि एवोल्यूशन तब शुरू होता है जब पहला सेल बन जाए। मगर वो पहला सेल कैसे बना, इसका जवाब साइंस के पास सिर्फ मे बी और परहैप्स में है। और साइंटिस्ट ने ये कैलकुलेट किया है कि एक सिंगल फंक्शनल प्रोटीन का बाय चांस बनना, यानी इत्तेफाक से बनना, तकरीबन नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। साइंस की नज़रों में सिर्फ इंसान एक बायोलॉजिकल मशीन है। हमें बताया जाता है कि हमारा दिमाग कंप्यूटर की तरह है और हमारे जज्बात सिर्फ केमिकल रिएक्शंस हैं। लेकिन अगर हम गौर करें तो इंसानी दिमाग और बंदर के दिमाग के बीच का फासला सिर्फ साइज का नहीं है, बल्कि एक ऐसी सदियों पुरानी खामोशी का है जो साइंस कभी भर ही नहीं सकती। इसे फिलॉसफी और न्यूरो साइंस में द हार्ट प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस कहा जाता है। एवोल्यूशन के मुताबिक हर चीज सर्वाइवल के लिए डेवलप होती है, यानी जिंदा रहने के लिए डेवलप होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदर को केला ढूंढने, शिकारी से बचने और नस्ल बढ़ाने के लिए दिमाग चाहिए। लेकिन इंसान के पास ऐसी क्या जरूरत थी कि उसने ऐसे दिमाग को इवॉल्व किया जो कैलकुलस हल करता है, जो सितारों यानी एस्ट्रोनॉमी के नक्शे बनाता है, और जो मौत के बाद की जिंदगी के बारे में सोचता है। सर्वाइवल के लिए आर्ट, फिलॉसफी और पोएट्री की क्या जरूरत थी? इंसान दुनिया की अकेली क्रिएशन है जो एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज बोलती है, यानी पेचीदा जुबान बोलती है, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलती है। देखिए, जानवर इशारे करते हैं या खास तरीके की आवाजें निकालते हैं, लेकिन वो कभी गुजरे हुए कल या आने वाले कल पर बहस नहीं करते।
नोम चॉम्स्की, जो दुनिया के सबसे बड़े लिंग्विस्टिक माने जाते हैं, उनका कहना है कि इंसानी जुबान का एवोल्यूशन इतनी अचानक हुआ कि ये नेचुरल सिलेक्शन के कानून पर पूरा नहीं उतरता। लगता है जैसे इंसान के दिमाग में एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस पहले से इंस्टॉल कर दिया गया हो। लेकिन अब सवाल ये है कि इंस्टॉल किसने किया? साइंस आज तक ये साबित नहीं कर सकी कि मैटर से माइंड कैसे पैदा होता है, यानी मटेरियल से शऊर कैसे पैदा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके दिमाग के सेल्स यानी न्यूरॉन्स को माइक्रोस्कोप में देखें तो वहां सिर्फ बिजली की लहरें यानी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स और केमिकल्स नजर आएंगे, मगर उन केमिकल्स से दुख, खुशी, मोहब्बत और खुदा का एहसास कैसे पैदा होता है, कैसे बनता है? एक रोबोटिक हाथ पर दर्द महसूस नहीं होता, चाहे आप उस पर कितने ही सेंसर्स लगा दें। तो फिर मिट्टी से बनी इस मशीन यानी इंसान में फीलिंग्स, एहसास कहाँ से आया? एवोल्यूशन के मुताबिक तो हम सिर्फ एटम्स का ढेर हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ एटम्स हैं तो हम सही और गलत का फैसला कैसे करते हैं? एक शेर जब हिरन का शिकार करता है तो वो जुल्म नहीं कर रहा होता, वो सिर्फ अपना पेट भर रहा होता है। मगर जब इंसान किसी पर जुल्म करता है तो पूरी दुनिया का ज़मीर चीख उठता है। तो ये ज़मीर एवोल्यूशन के किस हिस्से में पैदा हुआ? डार्विन के पास इसका कोई ठोस जवाब नहीं था। बंदर लाखों साल पहले भी वैसा ही घर बनाता था जैसा आज बनाता है, लेकिन इंसान ने मिट्टी के घरों से शुरुआत की और आज बुर्ज खलीफा और स्पेस स्टेशन तक पहुंच गया। ये अनएंडिंग क्रिएटिविटी सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि इंसानी रूह किसी ऐसी जगह से आई है जो इस फिजिकल दुनिया से बहुत ऊपर है। क्योंकि साइंस सिर्फ बॉडी को देख रही है, जिस्म को देख रही है, लेकिन वो उस आर्टिस्ट को भूल रही है जिसने इस जिस्म के अंदर शऊर की शमा जलाई है, कॉन्शियसनेस की शमा जलाई है। देखिए, फिर बात वहीं आती है, इंसान अकेली ऐसी क्रिएशन है जो अपने वजूद पर सवाल करती है। अगर हम एवोल्यूशन का नतीजा होते तो हमारा दिमाग सिर्फ खाने पीने तक लिमिटेड होता। हम पर्पस क्यों तलाश करते हैं? आज हम AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना चुके हैं, मगर हम AI को दर्द या एहसास नहीं दे सकते। और ये साबित करता है कि कॉन्शियसनेस सिर्फ डेटा प्रोसेसिंग नहीं है, बल्कि कुछ और है। मिसाल के तौर पर, इंसान के अंदर इंसाफ करने की तलब कहाँ से आई? जस्टिस की फीलिंग उसके अंदर कहाँ से आई? क्योंकि एवोल्यूशन तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सिखाता है, यानी जो ताकतवर है वो बचेगा, मगर इंसानियत सपोर्ट द वीकेस्ट सिखाती है, यानी कमजोर की मदद करना सिखाती है। और ये एवोल्यूशन के बिल्कुल उल्टा है। अक्सर लोग समझते हैं कि एवोल्यूशन सिर्फ बायोलॉजी का मसला है, मगर हकीकत में जिंदगी के शुरू होने से पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री को ऐसे फाइन ट्यूनिंग पर सेट होना पड़ा जो दिमाग को हैरान कर देता है। सर फ्रेड होयल, जो एक मशहूर एस्ट्रोनॉमर थे, उन्होंने एक बार कहा था कि इस दुनिया को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी कॉमन सेंस ने फिजिक्स के साथ छेड़छाड़ की है। देखिए, हमारी यूनिवर्स कुछ बुनियादी उसूलों पर चलती है, यानी यूनिवर्सल कांस्टेंट पर चलती है। मिसाल के तौर पर ग्रेविटी की पावर, एटम्स के अंदर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और एक्सपेंशन रेट ऑफ द यूनिवर्स यानी यूनिवर्स का फैलना, ये सब कुछ एक कैलकुलेशन पर चल रहा है। और साइंटिस्ट ने देखा है कि अगर इनमें से किसी एक की वैल्यू में बाल बराबर भी फर्क होता तो न सितारे बनते, न जमीन बनती और ना ही कभी एवोल्यूशन शुरू हो सकता था। इसको ऐसे समझिए कि हम सूरज से न इतनी दूर हैं कि ठंड से जम जाएं और ना ही इतने करीब हैं कि गर्मी से जल जाएं। अल्लाह ताला ने हर चीज में एक बैलेंस रखा है, तवाजुन रखा है। हमारे पास एक चांद है जो समंदरों में बैलेंस बनाए रखता है, और एक जुपिटर है जो वैक्यूम क्लीनर की तरह जमीन को भटकते हुए एस्टेरॉइड से बचाता है। तो क्या ये सब कुछ देखकर नहीं लगता कि ये सब प्लान किया गया है? अच्छा, साइंस यहाँ कहती है कि ये सब इतनी बार हुआ कि आखिरकार जिंदगी खुद पैदा हो गई, लेकिन मैथमेटिक्स के मुताबिक इतने सारे सही इत्तेफाक का एक साथ होना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी स्क्रैप यार्ड में आंधी आए और उन पुराने पुर्जों से खुद ब खुद एक बोइंग जेट बनकर तैयार हो जाए। तो क्या कोई अक्लमंद इंसान इसे चांस कहेगा? सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि यूनिवर्स मैथमेटिक्स की जुबान क्यों बोलती है। एल्बर्ट आइंस्टाइन इस बात से हैरान थे कि दुनिया के इतने कॉम्प्लेक्स कानून को हम इंसानी दिमाग से क्यों समझ सकते हैं। अगर हम सिर्फ इवॉल्व का नतीजा होते, जहां दिमाग सिर्फ सर्वाइवल के लिए बना था, तो हमारे दिमाग में इतनी कॉम्प्लेक्स मैथ और फिजिक्स समझने की सलाहियत कहां से आई। ये इस बात की तरफ साफ इशारा है कि बनाने वाले ने कोड और डिकोडर दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया है। और ये प्रिंसिपल कहता है कि यूनिवर्स की हर एक चीज इस तरह डिजाइन की गई है ताकि यहाँ ऑब्जर्विंग लाइफ पैदा हो सके, यानी देखने वाली जिंदगी पैदा हो सके। अगर दुनिया का मकसद सिर्फ बेजान मैटर होता तो इतने बैलेंस की जरूरत नहीं थी।
तो केमिस्ट्री से बायोलॉजी तक का सफर साइंस के लिए एक बंद गली है। फॉर एग्जाम्पल, बेजान केमिकल्स में इंस्ट्रक्शन कहाँ से आया कि अब उन्हें एक जिंदा सेल की शक्ल लेनी है। मैटर के पास ख्वाहिश नहीं होती, लेकिन जिंदगी के पास होती है। तो बात यहाँ पर आकर साफ हो जाती है कि अगर इंसान वाकई एवोल्यूशन का नतीजा है तो हमें जमीन की लेयर्स में, जमीन की तह में हजारों ऐसी हड्डियां मिलनी चाहिए थी जो बंदर और इंसान के बीच की अधूरी कड़ियां हों। लेकिन सबूत के नाम पर सिर्फ या तो बंदर की नस्लें मिलती हैं या इंसान की, बीच के लिंक मिसिंग है और साइंस की दुनिया में इसे द मिसिंग लिंक कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिन मशहूर और फेमस आधे इंसान फॉसिल्स का जिक्र हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, उनमें से अक्सर या तो गलत साबित हुए या फिर वो एक सोचा समझा धोखा निकले। एवोल्यूशन की कहानी को साबित करने के लिए इतनी जल्दी थी कि कुछ साइंटिस्ट ने साइंस को फिक्शन बना दिया। तो चलिए आज थोड़ी बात इस पर भी कर लेते हैं जो म्यूजियम की दीवारों पर लगे इन ढांचों के पीछे छुपी है। 1912 में दुनिया को बताया गया कि ब्रिटेन में एक ऐसी खोपड़ी मिली है जो मिसिंग लिंक है। इसे पिल्डाउन मैन का नाम दिया गया और 40 सालों तक इसे दुनिया भर की किताबों में एवोल्यूशन का सबसे बड़ा सबूत माना गया। लेकिन 1953 में जब मॉडर्न टेस्टिंग हुई तो पता चला कि ये एक फ्रॉड था। किसी ने एक इंसानी खोपड़ी के साथ एक ओरंगेटन का जबड़ा जोड़ दिया था और उन्हें पुराना दिखाने के लिए केमिकल से रंग दिया था। 40 साल तक साइंस की दुनिया एक झूठ को सच मानकर पढ़ती रही। एक और हैरान कर देने वाली मिसाल नेब्रास्का मेन की है। 1922 में एक दांत मिला। उस एक दांत की बुनियाद पर साइंटिस्ट ने पूरे इंसान नुमा जानवर का एक स्केच तैयार कर दिया, उसकी बीवी और बच्चों की तस्वीरें बना दी और इसे एवोल्यूशन का सबूत करार दिया गया। फिर कुछ साल बाद जब और खुदाइयां हुई तो पता चला कि वो दांत न इंसान का था और ना ही बंदर का, वो एक जंगली सूअर का दांत था। यानी सिर्फ एक दांत पर पूरी इंसानी नस्ल खड़ी कर देना, क्या ये साइंस है या सिर्फ एक ब्लाइंड ट्रस्ट है, अंधा यकीन है? चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस का, यानी लूसी का। आजकल लूसी को इंसान का सबसे पुराना रिश्तेदार कहा जाता है, लेकिन अगर आप डीप रिसर्च करें तो कई बड़े एनाटोमिस्ट जैसे लॉर्ड जुकरमैन और डॉक्टर चार्ल्स ऑक्सनर्ड ने साबित किया है कि लूसी की हड्डियां यानी ऑस्ट्रेलोपिथेकस सिर्फ और सिर्फ एक मादूम यानी एक्सटिंक्ट बंदर की हैं। इसके कान का अंदरूनी हिस्सा, इसकी उंगलियां, इसके चलने का ढंग सब बंदरों जैसा था, मगर म्यूजियम में इसे इंसानी चेहरे के साथ दिखाया जाता है ताकि देखने वाले के जहन में एवोल्यूशन का नक्शा बैठ जाए और इंसान किसी भी तरीके से बस मान ले कि ये एवोल्यूशन से बने हैं। सबसे बड़ा सवाल बदलाव का है। फॉसिल रिकॉर्ड में हम देखते हैं कि क्रिएशन अचानक सामने आती है और फिर मिलियन सालों तक बिल्कुल नहीं बदलती। अगर एवोल्यूशन हो रहा था तो हर क्रिएशन को हर वक्त बदलते रहना चाहिए था, लेकिन हमें मिलता है गैप, मिसिंग लिंक और एक गहरी खामोशी जो ये कहती है कि हर स्पीशीज को उसकी अपनी एक खास शक्ल में क्रिएट किया गया है। देखिए, आर्टिस्ट और साइंटिस्ट के बीच का फर्क समझिए। म्यूजियम में जो केवमैन की तस्वीरें होती हैं वो साइंटिफिक नहीं होती। हड्डियों या स्केलेटन से ये पता नहीं चल सकता कि उनके कान कैसे थे, नाक कैसी थी या उनके जिस्म पर कितने बाल थे। ये सब आर्टिस्ट इमेजिनेशन होता है जो व्यूवर्स को मैनिपुलेट करने के लिए बनाया जाता है। एवोल्यूशनिस्ट अक्सर हड्डियों की उम्र तय करने के लिए उन तहों का सहारा लेते हैं, यानी रॉक लेयर्स का सहारा लेते हैं, और उन लेयर्स की उम्र तय करने के लिए उन हड्डियों का। इसे सर्कुलर रीजनिंग कहते हैं, जहां सबूत ही सवाल है और सवाल ही सबूत है। आर्कियोलॉजी दिखाती है कि होमो सेपियंस यानी मॉडर्न इंसान अचानक जमीन पर सामने आए। हमारा दिमाग और हमारी टेक्नोलॉजी यानी टूल्स का जंप इतना बड़ा है कि उसके पीछे कोई स्लो प्रोसेस नजर नहीं आता। तो हमने देखा कि फॉसिल रिकॉर्ड्स खामोश हैं। डीएनए एक ऐसा डिजिटल कोड है जिसे कोई एक्सीडेंटली नहीं लिख सकता, और हमारा शऊर यानी कॉन्शियसनेस बायोलॉजी की हर हद को पार कर जाता है। साइंस की फितरत है कि वो कैसे का जवाब देती है मगर क्यों पर खामोश हो जाती है। और एवोल्यूशन हमें ये बताने की कोशिश करता है कि जिस्म कैसे बदला, लेकिन वो ये नहीं बता सकता कि जिंदगी का मकसद क्या है। लेकिन जहां साइंस की हद खत्म होती है वहां से वही का नूर शुरू होता है, रेवलेशन का नूर शुरू होता है। कुरान मजीद ने 1500 साल पहले उन सवालों का जवाब दे दिया था जिन्हें आज साइंस ढूंढ रही है। साइंस कहती है कि जिंदगी एक एक्सीडेंट है, मगर अल्लाह ताला कुरान मजीद
मजीद में सूरह सजदा आयत 7 में इरशाद फरमाते हैं, वही है जिसने हर चीज को बनाया और बेहतरीन बनाया और इंसान की क्रिएशन की शुरुआत मिट्टी से की। ये आयत साफ बताती है कि इंसान कोई इवॉल्व्ड एनिमल नहीं है बल्कि एक प्लांट क्रिएशन है। अल्लाह ने मिट्टी से हमारी इब्तिदा की और फिर उसमें अपनी रूह फूकी और ये रूह ही है, सॉल ही है जो हमें जानवरों से अलग करती है और हमें शऊर यानी कॉन्शियसनेस देती है। साइंस आज फाइन ट्यूनिंग की बात करती है जिसके बारे में हम ऊपर बता चुके हैं, मगर कुरान ने सदियों पहले इस कमाल की क्रिएशन की तरफ साफ इशारा कर दिया था। सूरह रहमान आयत 7 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और उसने आसमान को बुलंद किया और उसमें तवाजुन पैदा किया यानी बैलेंस पैदा किया। सूरह यासीन आयत 40 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, न सूरज को ये इजाजत है कि वो चांद को जा पकड़े और न रात दिन से पहले आ सकती है, सब के सब एक ऑर्बिट में तैर रहे हैं। इसी तरह सूरह अंबिया आयत 33 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वही है जिसने रात और दिन बनाए और सूरज और चांद भी सब के सब एक ऑर्बिट में तैर रहे हैं। तो इस खूबसूरत क्रिएशन का मतलब सिर्फ बाहर की खूबसूरती नहीं है, बल्कि वो कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल सिस्टम भी हैं जो हमारे अंदर दिन रात काम कर रहे हैं। तो क्या ये पॉसिबल है कि इतना परफेक्ट स्ट्रक्चर जैसे हमारा डीएनए, ब्रेन, नर्वस सिस्टम किसी ब्लाइंड एवोल्यूशन का नतीजा हो, या फिर ये उस क्रिएटर की निशानी है जो सबसे बेहतरीन बनाने वाला है? एवोल्यूशनिस्ट अक्सर कहते हैं कि हर चीज खुद ब खुद बन गई, लेकिन अल्लाह ताला कुरान मजीद के जरिए एक ऐसा सवाल करते हैं जो साइंस की हर थ्योरी को हिलाकर रख देता है। सूरह तूर आयत 35, क्या ये बगैर किसी पैदा करने वाले के पैदा हो गए हैं या ये खुद अपने आप को पैदा करने वाले हैं? तो ये एक ऐसा लॉजिक है जिसका जवाब ना डार्विन के पास था, ना आज के किसी एथियस्ट साइंटिस्ट के पास है। ना मैटर खुद को पैदा कर सकता है, ना इंफॉर्मेशन यानी डीएनए खुद को लिख सकती है। साइंस आज हमारे फिंगरप्रिंट्स और डीएनए की यूनिकनेस पर हैरान है। कुरान ने इस बारे में भी गवाही दी है। सूरह क़यामा आयत 2 से 4 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, क्या इंसान ये समझता है कि हम उसकी हड्डियों को जमा नहीं कर सकेंगे? क्यों नहीं, हम तो उसके पोरों तक को ठीक बनाने पर कादिर हैं, यानी हम तो उसके फिंगरप्रिंट्स तक को ठीक बनाने पर कादिर हैं। कुरान और साइंस पर मैंने एक पूरी सीरीज बनाई है, वो आपको जरूर देखनी चाहिए। मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो 1500 साल पहले फिंगरप्रिंट्स की बात करना इस बात का सबूत है कि ये कलाम उसका है जो हमारी रग रग से वाकिफ है। तो एवोल्यूशन एक अधूरी थ्योरी हो सकती है, मगर क्रिएशन एक हकीकत है जो हमारी रगों में दौड़ते हुए डीएनए से लेकर आसमान के सितारों तक लिखी हुई है। साइंस रास्ता ढूंढ रही है, मगर कुरान ने मंजिल दिखा दी है। हम कोई हादसा नहीं है, कोई एक्सीडेंट नहीं है, हम मिट्टी से उठाए गए वो मास्टरपीस हैं जिन्हें अल्लाह ने अपना नायब बनाकर जमीन पर भेजा है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जब भी आईने में अपने आप को देखें तो ये मत सोचिएगा कि आप किसी जानवर की बदलती हुई शक्ल हैं, बल्कि ये सोचिए कि आप उस रब्बुल आलमीन की सबसे बेहतरीन क्रिएशन हैं जिसे एक खास मकसद के लिए जमीन पर उतारा गया है। तो साइंस सवाल करती रहेगी, मगर जवाब हमारे वजूद और अल्लाह के कलाम में है। आप हादसा नहीं हैं, आप एक अजीम खालिक का मास्टरपीस हैं, अशरफुल मखलूकात हैं। तो फैसला आपका है, क्या आप महज एक कॉस्मिक एक्सीडेंट का नतीजा हैं जो मिट्टी में मिलकर ख़त्म हो जाएगा, या आप एक अजीम खालिक की वो बेहतरीन तख्लीक हैं जिसे एक बड़े मकसद के लिए वजूद दिया गया है। अल्लाह हाफिज़।